Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Naeem Saqib, Subject Specialist Biology at DPS and College Sahiba. I welcome to all students in online DPS classes. Let's start our today's topic. Dear students, today we are going to discuss about male and female reproductive system and sexually transmitted diseases. आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं जिनको हमने आज इन डिटेल डिस्कस करना है वो ये हैं: पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेट फॉर्मेशन इन द मेल, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेट्स फॉर्मेशन इन फीमेल, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे STD और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में। उनके हम देखेंगे कि पैथोजेंस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या आती हैं और उनके कंट्रोल के। तो लेट्स फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, सेकंड डक्ट सिस्टम है जिनके अंदर रेटिटेस्टिस, एपिडाइडिम्स, वैसा डिफरेंशिया एंड यूरिथ्रा, और नेक्स्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और इसके साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें हम सेमिनल वेसिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। इनका क्या रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of external genitalia which consists of a pair of testes and male copulatory organ. ह्यूमन बीइंग्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, ये बॉडी के बाहर जो है वो हैंग कर रही होती हैं टेस्टिस, और इनके बाहर एक पाउच होता है जिन्हें सक्रोटम कहते हैं, और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू स्पर्म जो होते हैं ये फीमेल ट्रैक के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। व्हाट आर टेस्टिस? ओवल ऑर्गन्स, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स दैट लाई इन द सक्रोटम प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स। टेस्टिस की इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ सक्रोटम विच इज लूज पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन दैट हैंग्स बिहाइंड, कंटेन्स टेस्टिस, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पेयर ऑफ जो टेस्टिस होते हैं इनके बाहर एक पाउच होता है जिसको हम सक्रोटम कहते हैं। सक्रोटम प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये टेस्टिस जो हैं ये बॉडी के बाहर ही क्यों होते हैं। इसकी वजह ये है कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो बॉडी से एटलीस्ट 2 सेल्सियस कम होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो 35 सेल्सियस होगा। यही वजह है कि नेचर ने इनको टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा, ये इनकी बाहर फॉर्मेशन की ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस के राउंड अबाउट रहे, ताकि प्रॉपर जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। ना सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो इस आइडियल टेम्परेचर पे होती है बल्कि उसकी स्टोरेज और इसकी जो मूवमेंट है या इसकी जो मैच्योरेशन है वो भी आइडियल टेम्परेचर पे होगी। व्हाट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक टेस्टिस का इंटरनल जो है व्यू दिखाया गया है जिसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। देन ऑनवर्ड यहाँ से ये स्पर्म जो होते हैं ये मूव करते हैं रेटिटेस्टिस के थ्रू
वैसा एफरेंशिया के अंदर, देन वैसा एफरेंशिया से एपिडाइडेमस के अंदर, और एपिडाइडेमस के अंदर स्टोरेज भी होती है इन स्पर्म्स की। फिर डक्टस डेफरेंस के अंदर चले जाते हैं, देन ऑनवर्ड जो है इजैकुलेटरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी आप डायग्राम में देख चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिस के अंदर इनकी एडजस्टमेंट हो सके। एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 और इससे ज़्यादा जो है वो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती, इन विच रिपीटेड डिवीजन बाय सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये जो टेस्टिस की फॉर्मेशन है ये प्रेगनेंसी के 7 से 8 वीक के बाद इनकी कंप्लीट हो जाती है टेस्टिस फॉर्मेशन। देन ऑनवर्ड जो है ये टेस्टिस जो हैं ये पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, फिर ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं, और इनके अंदर रिपीटेड डिवीजन से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। और ये एपिथेलियम जो जर्मिनल लेयर है ये कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। दे इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स which undergo meiotic division to form secondary spermatocytes and spermatids। इनकी तादाद में जो है वो इजाफा होता जाता है, और उसके बाद जब एक बड़ी तादाद में ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं तो फर्दर अगले स्टेप में इनकी डिफरेंशिएशन होनी होती है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट होते हैं। फिर मियोटिक जो है वो डिवीजन होती है, तो इनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। Eventually the spermatids differentiate to further into mature sperms। ये spermatid जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं mature sperms के अंदर। यहाँ पे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर जो है वो स्क्रोटम है जिसके अंदर ये टेस्टिस जो है वो पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और देन यहाँ पे ये आपको कन्वोल्यूटेड पोर्शन नजर आ रहा है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसको एपिडाइडेमस कहते हैं। और यहाँ एपिडाइडेमस से जो है ये वैसा डेफरेंशिया या इसे स्पर्म कैनाल या स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वास डेफरेंस, इसके अंदर स्पर्म आ जाते हैं, और यहाँ से ये जो स्पर्म होते हैं ये फिर आगे इजैकुलेटरी ट्रैक के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसका क्या है, पाथवे है। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है स्पर्म्स की, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये जो स्पर्म होते हैं ये रेटी टेस्टिस के अंदर जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये कन्वोल्यूटेड होती हैं, और ये रेटी टेस्टिस के साथ जुड़ी होती हैं। जो रेटी टेस्टिस हैं ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल होती हैं, यहाँ से स्पर्म जो है वो वासा एफरेंशिया के अंदर जाते हैं, और वासा एफरेंशिया के थ्रू जो है वो ये एपिडाइडेमस के अंदर चले जाते हैं। एपिडाइडेमस के अंदर ये स्टोर होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। देन आफ्टर जो है वो मैच्योर होने के बाद ये वास डेफरेंस या स्पर्म कैनाल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से ये वास डेफरेंस के थ्रू फिर आगे ऑनवर्ड इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाते हैं, और इजैकुलेटरी जो डक्ट है इसको इंजेक्ट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ये इसका पाथवे है। व्हाट आर सर्टोलाइज सेल्स? Fluid secreted by Sertoli cells provides liquid medium, protection and nourishment to sperm while they are in tubules। जितनी देर तक ये ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन है, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सेल्स उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। व्हाट इज वास डेफरेंस? The sperms are then transferred to the main duct of male reproductive tract. The vas deferens transport mature sperms to urethra in preparation for ejaculation, which form highly convoluted tube, help in sperm maturation, and also store and transport sperm epididymis। यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से ये कहाँ जाते हैं,
रेटिटेस्टिस के अंदर जाते हैं, वहां से वास एफरेंशिया के अंदर, देन वहां से ये एपिडाइडेमस के अंदर आ जाते हैं। एपी जो डाइडेमस कंडीशन है ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहते हैं। ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। याद रहे कि इसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और उनकी मैच्योरेशन होती है। एक चीज यहाँ पे आपने ये भी याद रखनी है कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ये मिलियन में होती है। तो एक जो स्पर्म होता है वही सफिशिएंट होता है एग के साथ फर्टिलाइज होने में, एग को फर्टिलाइज करने में, और उससे फिर आगे ऑनवर्ड जाइगोट और फिर फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाकी इतनी ज्यादा जो तादाद में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ये कहाँ जाते हैं? याद रहे कि एपिडाइडेमस वो जगह है जहां पे इनकी रिसाइकलिंग भी होती है। ये फिजोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये अदर जो स्पर्म्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। अब देखें कि हमारी जो टेस्टिस हैं ह्यूमन बीइंग्स की, एक टेस्टिस का जो वेट है वो 14 ग्राम है और एक सेकंड में 1000 जो स्पर्म्स होते हैं पर 1 ग्राम टेस्टिकुलर टिश्यूज के अंदर बनते हैं। एक सेकंड में 1000 स्पर्म्स पर टेस्टिकुलर टिश्यूज के अंदर बनते हैं। तो वेट एक टेस्टिस का 14 ग्राम है। दोनों टेस्टिस का वेट अगर टोटल करें तो 28 ग्राम बनता है और अप्रॉक्सीमेटली 28,000 स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है पर सेकेंड इन पर डे। एक सेकंड में 28,000 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है पर डे, यानी एक दिन में एक सेकंड के अंदर जो फॉर्मेशन है वो 28,000 है। तो इतने ज्यादा जो स्पर्म्स होते हैं ये स्टोर तो जरी बात है कि नहीं रह सकते एपिडाइडेमस के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ नीड यहां से फिर ऑनवर्ड आगे वास डेफरेंस और देन इजैकुलेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे ये स्टोर होते हैं और यहाँ पे ये फिजोसाइटोसिस के थ्रू खत्म हो जाते हैं, इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। तो देन न्यू ये बनते रहते हैं। द स्पर्म्स देन पास थ्रू द यूराइनोजेनिटल डक्ट एंड आर डिस्चार्ज आउट। ये कॉपुलेटरी डक्ट के थ्रू जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंजेक्ट कर दी जाते हैं। What is the function of accessory glands, prostate gland and seminal vesicles? ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सीमन प्रोड्यूस करती हैं। सेमिनल वर्ड ही सीमन से निकला है। सीमन मीन्स स्पर्म्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसका टोटली तौर पर स्पर्म्स प्लस जो लिक्विड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अल्कलाइन उसका मीडियम होता है, सो ऑनवर्ड इसको हम सीमन कहते हैं। इसके अंदर शुगर रिच फ्लूइड होता है, पर्टिकुलरली फ्रक्टोज जो है ये आइडियल फूड है फॉर यूजेज ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म्स हैं जो ज्यादा फूड को यूज करते हैं वो फ्रक्टोज है। प्रोवाइड्स स्पर्म्स विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू हेल्प देम मूव, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो मूव कर सके। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ह्यूमन मेल के अंदर कैसे होता है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि जब फीटस जो है वो 7 to 8 वीक पे पहुंचता है तो उसके अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये जर्म लाइन सेल्स होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस होने से क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है और उस रिजल्ट पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड थे, लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो ये हैप्लॉयड होते हैं। अब ये हैप्लॉयड जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं कि इनसे स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर डिफरेंशिएशन होती है तो इनसे स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं। मैच्योर जो स्पर्म है उसके अंदर हेड, टेल और नेक जो है वो मौजूद होती है। Between the seminiferous tubules are interstitial cells which secrete testosterone hormone. Seminiferous tubules के दरमियान में कुछ टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं जो इंटरस्टेशियल सेल्स कहलाते हैं। ये इंटरस्टेशियल जो सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमंस। This hormone is essential for the successful production of sperms. It also controls the development of male secondary sexual characteristics during puberty.
जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो पुबर्टी के ऊपर पहुंचते हैं तो उस वक्त ये जो हार्मोन है उसके अंदर जो एसेंशियल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है. व्हाट आर एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मेल्स? सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम एंड आल्सो प्रोवाइड शुगर फॉर स्पर्म्स. प्रोस्टेट ग्लैंड्स कंटेनिंग सिट्रिक एसिड एंड स्पेशल एंजाइम्स. ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी ऐसे प्रोसेस के थ्रू जिसमें स्पर्म्स को कोई नुकसान हो सके, कोई अदर जो एंजाइम्स हैं उन्हें ख़त्म कर सकें, उनसे ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा. यूरिथ्रा के अंदर ये न्यूट्रलाइज करते हैं. सीमन कंटेन दीज सेक्रेशंस एंड स्पर्म्स. सीमन इज द कलेक्शन ऑफ सेक्रेशंस एंड स्पर्म. अब हम समरी देखते हैं फंक्शंस ऑफ मेल पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. टेस्टिस क्या करते हैं? ये ओवल शेप होते हैं, बॉडी के बाहर हैंग हो रहे होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं. इनका काम स्पर्म की फॉर्मेशन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इंटरस्टेशियल सेल्स. एपिडाइडिमस मैच्योर और स्टोर करती है स्पर्म को. इसके साथ साथ ये रिसाइकलिंग भी करती है. फिजियोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है. डेफिनेटली बात है कि ह्यूमन के अंदर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो चलती रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली स्पर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बन रहे हैं. तो ये स्पर्म जो है अगर यूज नहीं होते फर्दर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए तो ये रिसाइकल हो जाएंगे. स्पर्म डक्ट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमस टू यूरिथ्रा. सेमिनल वेसिकल्स, Cowper's gland and prostate gland produces seminal fluid which feed the sperm and allows them to swim. Sperm and seminal fluid are collectively called semen. ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि स्पर्म प्लस जो एसेंशियल सेक्रीशंस होती हैं प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं. यूरिथ्रा allow the passage of either urine or sperm. मेल के अंदर एक ही ट्रैक होता है जिसके थ्रू जो है ये यूरिनेशन भी करता है और सीमन और स्पर्म्स भी फीमेल ट्रैक के अंदर इंजेक्ट करता है. पीनस प्लेस स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. स्क्रोटम कीप द टेस्टिस एट अ लोअर टेम्परेचर. दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मियोसिस टू अकर. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रोटम जो है ये आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए. स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो बॉडी से 2 सेल्सियस जो है वो कम होना चाहिए. बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ये 35 होगा, तो यहाँ पे फिर जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो सकेगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स, 1 यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इनको अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया इसका है वो विजाइना है और इसके ऊपर आपको ये एक नैरो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. दैट इज आल्सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ यूट्रस. ये काफी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो फीटस जो है वो साइज में बढ़ता जाता है, तो ये वेट जो है इसको ये बियर करती हैं, ये सर्विक्स के मसल्स इसको बाहर नहीं आने देते फीटस को. और नेक्स्ट जो सर्विक्स है जो ओपन होती है यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है, दैट इज अ मस्कुलर ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स. जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. और ये बॉडी ऑफ यूट्रस है. और ये यूट्रस के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके एक यूट्रस के साथ जो है वो पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है. ये आपको नैरो फैलोपियन जो है वो इन्हें ट्यूब्स भी कहते हैं. ये जुड़ी हुई हैं यूट्रस के साथ. एक आपको राइट साइड पे फ्लोपियन ट्यूब नजर आ रही है, एक आपको लेफ्ट साइड पे फ्लोपियन ट्यूब नजर आ रही है. इसका दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट है. और ये जो ओविडक्ट है ये किसके साथ जुड़ी हुई है? ओवरीज के साथ.
राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। और एंड पे आपको ये ओवरी के ऊपर ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं, इनको फिम्बरी कहते हैं। ओवरी से जब एग ओवम रिलीज होता है तो ये फिम्बरी उस ओवम को कैप्चर कर लेती है। लेफ्ट राइट साइड पे आपको ओवरीज नजर आ रही हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं और ये फॉलिकल जो है ये डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए मैच्योर होते हैं, और एक मैच्योर जो फॉलिकल होता है वो रिलीज होता है जिसको ओवुलेशन कहते हैं इनटू ओविडक्ट। याद रहे कि ह्यूमंस फीमेल के अंदर मोस्टली एक ओवम जो है रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर। सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि दोनों ओवरीज जो होती हैं ये ओवम रिलीज कर देती हैं ओविडक्ट के अंदर, देन उनसे आगे रिप्रोडक्शन होती है, वो हम लास्ट अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उनसे फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि एक मंथ में एक ही ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है और वो ओविडक्ट के अंदर जाता है, और ओविडक्ट के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना होता है। अ पेयर ऑफ ओवरीज lies within the body cavity of the female। pair of ovaries होती हैं बॉडी के अंदर। germ cells in the ovary produce many ovogonia which divide mitotically to form primary ovocytes। ओवरी की जो germ cells होती हैं, याद रहे कि ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लाइक मेल्स उनके अंदर टेस्टिस होती हैं, उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स के लिए टेस्टिस होते हैं जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, और ये ओवरीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम, फीमेल गैमेट्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब इनके अंदर ओवोगोनिया बनते हैं विच डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स। These are enclosed in group of follicle cells। ये काफी ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, तो इनके बाहर जो है वो एक कैविटी सी बन जाती है। इसको हम इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल्स कहते हैं। प्राइमरी ओवोसाइट डिवाइड्स मियोटिकली इनटू हैप्लॉइड, सेकेंडरी ओवोसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी ओवोसाइट जो है इसके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के रिजल्ट पे क्या होता है? एक पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है। अब हम इसकी तफसील देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पे आपको ये ओवरी की एनाटॉमी नजर आ रही है। ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स कहलाता है, और एक आपको अंदर की तरफ पार्ट नजर आ रहा है इसका दूसरा हिस्सा, जिसको हम ओवेरियन मेड्यूला कहते हैं। याद रहे कि जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। इनके अंदर जो है वो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर, वाइल जो ओवेरियन मेड्यूला है इसके अंदर फॉलिकल्स नहीं बनते, बल्कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं ओवेरियन मेड्यूला के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि इनकी जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। अब ये प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल होते हैं ये आगे प्राइमरी ओवोसाइट, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट, देन ऑनवर्ड जो मैच्योर ओवोसाइट होता है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यानी कि ये डिफरेंट स्टेजेस में से पास होता जा रहा है। पहले क्या था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, देन सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, और देन लास्ट पे जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और इस ग्राफियन फॉलिकल का ये होता है कि ये फट जाता है, बस्ट होता है, और इसकी बस्टिंग से क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। ये इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। याद रहे कि हम इसको ओवम तो कह देते हैं, लेकिन ये ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी ओवोसाइट है, क्योंकि अभी तक इसकी जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे आके जो मियोसिस होती है ये मेटाफेज 2 पे आके अरेस्टेड हो जाती है, और फर्दर जो है ये इसका मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। याद रहे कि जो फीमेल है, जब फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल फीटस बन जाती है तो इसके अंदर ओवरी बनना शुरू हो जाती है।
अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 वीक और 11 to 12 वीक में इनकी फॉर्मेशन होती है और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं। और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर ये सारे अप्रॉक्सीमेटली प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी तक ये फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है कि ये मियोसिस 1 पे आके यहाँ अरेस्टिंग स्टेज आ जाती है। मियोसिस 1 जो है वहां पे प्रोफेज में आके फीटस के अंदर ये सारी चेंजेस जो हैं अभी तक फीमेल की बर्थ नहीं हुई, नेचर ने इसके अंदर ये सारी जो है वो प्रोसेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली मिलियन 6 to 10 मिलियन जो है ये इनके अंदर फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे के सारे जो फॉलिकल्स होते हैं ये आगे फर्दर जो है वो मैच्योर नहीं होते, बल्कि चंद एक आप कह सकते हैं कि फॉलिकल होते हैं जो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कोई पूरी लाइफ अगर फीमेल की देखी जाए तो 400 फॉलिकल्स होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मियोसिस प्रोफेज 1 पे आके जाके फीटस के अंदर ये अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद जब फीमेल की बर्थ होती है तो बर्थ के बाद ऑनवर्ड जो है ये प्रोसेस जो है वो अरेस्टिंग कंडीशन में ही रहता है। जब फीमेल मैच्योर होती है और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उस साइकिल में फर्स्ट डे जो है उसमें क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 to 12 फॉलिकल जो होते हैं ये ओवरी के अंदर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज आफ्टर 7 डेज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और उस साइकिल का जो 7 डे होगा उसमें एक जो है वो मैच्योर फॉलिकल रह जाता है, बाकी फॉलिकल जो होते हैं ये डैमेज या खत्म हो जाते हैं। इस कंडीशन को फॉलिकल एट्रेजिया कहते हैं। अब ये मैच्योर जो फॉलिकल होता है ये आगे इसकी जो है वो ग्रोथ होती है और ये ग्राफियन फॉलिकल कंडीशन तक पहुंचता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल कंडीशन में पहुंचेगा तो तब क्या होता है कि ओवुलेशन के 1.5 डे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और वो जो रुकी हुई मियोसिस थी प्रोफेज 1 के ऊपर वो दोबारा से रेज्यूम होती है। और ये रेज्यूम होने पे क्या होता है कि मियोसिस रेज्यूम होगी और उसके बाद ये ओवुलेशन होगी और ये दोबारा फिर जो है वो मेटाफेज 2 पे जाके मियोसिस जो है वो क्या हो जाती है अरेस्टेड हो जाती है। ये ओवुलेशन होगी, एग इसमें रिलीज हुआ। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसको हम एग या ओवम नहीं कहते बल्कि ये एक्चुअली क्या है, ये सेकेंडरी ओवोसाइट है क्योंकि यहाँ पे इसकी मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुई। यहाँ पे आके जो है वो मियोसिस जो है वो मेटाफेज पे आके अरेस्टेड हो जाती है और ये कंप्लीट होनी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा आफ्टर द रिलीजिंग द ओवम और ओवुलेशन प्रोसेस। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है और थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन में एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए रिलीज किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो उसको मेंटेन कर सके। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या करता है, ये यूट्रस की वॉल को जाके थिक करना स्टार्ट कर देता है और ये अप्रॉक्सीमेटली जो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है ये 3 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता रहता है। इसको हम ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कहते हैं। आफ्टर 3 मंथ के बाद प्लेसेंटा इतना डेवलप हो जाता है कि उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर यूट्रस को थिक करता रहे ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जा सके। सेकंड meiotic division in the oocyte proceeds as far as metaphase but is not completed until the oocyte is fertilized by the sperm। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 पे आके अरेस्टेड हो जाती है। क्लियर? याद रहे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 जगह पे मियोसिस अरेस्टेड होती है। एक तब होती है जब फीमेल की अभी बर्थ भी नहीं हुई होती, वो फीटस जो फीमेल है उसके अंदर
फॉलिकल्स बनते जाते हैं और मियोसिस जब 1 आती है, उसका जो प्रोफेज 1 है वहां पे जाके वो अरेस्टेड हो जाती है। और ये अरेस्टेड कब तक रहती है? जितनी देर तक फीमेल की बर्थ हो और उसके बाद वो पुबर्टी के ऊपर पहुंच जाए, तब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो फिर जाके रेज्यूम होगी बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ LH हार्मोन, और जो मियोसिस है वो रेज्यूम होके फिर मेटाफेज 2 पे जाके अरेस्टेड हो जाती है। ये अरेस्टेड रहेगी उतनी देर जितनी देर तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसीलिए हम ओवम को ओवम नहीं कहते बल्कि सेकेंडरी ओवोसाइट कहते। In human, only one ovum is usually discharged from the ovary at a one time. This phenomena is called ovulation. Luteinizing hormone is responsible for the ovulation process. अगर एक ओवरी एक एग एक महीने मंथ के बाद रिलीज करती है, तो इस तरह एक ओवरी जो है वो पूरे साल में कितने एग रिलीज करेगी? ओवुलेशन के प्रोसेस में आएगी, करेगी 6। और दोनों ओवरीज को मिलाया जाए तो ये कितने जो है वो ओवुलेशन के लिए जो है ये डिस्चार्ज करेंगे? एग फ्रॉम ओवरी 12। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ओवोजेनेसिस प्रोसेस को। आप जरा गौर से देखें कि ओवोगोनियम ये जर्म सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और इनसे प्राइमरी ओवोसाइट बनते हैं, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। ये देखें, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जितनी देर तक जो है ये पुबर्टी के ऊपर नहीं आएगी उतनी देर तक जो है इसके अंदर ये ब्रेक लगी रहती है। यहां पे आके ये अरेस्टेड कंडीशन रहती है, प्रोफेज 1 पे आके ये रुक जाती है। अब देखें नेक्स्ट के प्राइमरी ओवोसाइट जो है ये इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होना है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। देन आप देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी ओवोसाइट बन रहा है। इसके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है ये हैप्लॉइड हो जाती है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड बनेगी, ये भी हैप्लॉइड बनेगी। अब देखो कि नेचर ने कैसे सिलेक्शन की है कि दोनों के अंदर हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है ये इक्वल नहीं होता। यही वजह है कि ये आपको एक स्मॉल सेल नजर आ रहा है, एक बड़ा सेल नजर आ रहा है। अगर ये नेचर ये ना करती, अगर ऐसा ना होता, तो ये B2 और 2 से फिर आगे जो है वो आप मियोसिस में पढ़ चुके हैं कि 4 सेल बनते हैं। तो इतने सेल जो हैं वो ओवरी से रिलीज होते और आगे जो है वो पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी फर्टिलाइजेशन हो पाती। यही वजह है कि ये अनइक्वल जो है वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और इससे पोलर बॉडी बनती है। देन ऑनवर्ड सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो अरेस्टेड होती है इन मेटाफेज 2। ठीक है, जितनी देर तक जो है वो आगे फर्दर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होनी। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि स्पर्म आ रहा है और स्पर्म आ रहा है और इसको ये फर्टिलाइज करेगा, तो फिर जो है वो मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना है, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंडरी ओवोसाइट जो है इससे आगे क्या बन रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम बना और ये ओवम फर्टिलाइज्ड कहलाएगा और इससे आपको ये जाइगोट नजर आ रहा है। ओवम के बाद ये फर्टिलाइज एग को हम जाइगोट कहेंगे जो डिप्लॉयड हो चुका है और इससे आगे फिर एम्ब्रियो और फर्दर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, आप इधर फॉलिकल डेवलपमेंट भी देख सकते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। द ओवम इज देन ट्रांसफर टू द ओविडक्ट जनरली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। ओवम जो है ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द ओवरी। आपको बताया कि फ्लोपियन जो ट्यूब है ये एक नैरो ट्यूब होती है, इसके प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होना होता है। जो ओवरी है जब वो एग को डिस्चार्ज करती है तो जो फिमरी आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया था वो उसको कैप्चर करती है, फिर वहां से ये फ्लोपियन ट्यूब में एग चला जाता है। यहाँ पे आप जरा समझें कि ये जो एग है ये तो नॉन मोटाइल होता है, तो ये कैसे मूव करके फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, उसके प्रॉक्सिमल जो एंड है वहां पे ये कैसे पहुंचेगा? ये तो नॉन मोटाइल है। याद रहे कि फ्लोपियन जो ट्यूब होती है इसकी जो लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड सेल्स पे कंसिस्ट करती है, तो सो दैट्स व्हाई ड्यू टू सिलिएटेड सेल्स ये ओवम जो है वो आगे मूव करता है। द यूट्राइन ट्यूब
opens into uterus, ये फिर जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लीवेज के बाद ये वाला शिफ्ट हो जाता है यूट्रस के अंदर. द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. The fertilized ovum enters the uterus where it is implanted and undergo further development. अब क्या होता है कि ओवम जो है ये फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है और फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के लिए ये यूट्रस के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है और फर्दर फिर यूट्रस के अंदर जो है इसकी डेवलपमेंट होती है, फीटस बनता है. फीटस और मदर्स के दरमियान में प्लेसेंटल टाइप टिश्यूज बनती हैं दैट प्रोवाइड अ कनेक्शन. इस कनेक्शन के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट जो होती हैं मदर से जो है वो फीटस को प्रोवाइड की जाती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं और अदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फीटस के वो एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू प्लेसेंटा इनटू यूज किए जाते हैं मदर्स के डिफरेंट ऑर्गन्स. अ प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूट्राइन एंड फीटल टिश्यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल. यूट्रस ओपन इनटू विजाइना थ्रू सर्विक्स. क्लियर. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोवाइड अ कनेक्शन इन बिटवीन द फीटस एंड मदर और इससे फूड की एक्सचेंज होती है, ये फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर्स टू फीटस और इसके अलावा गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्टेस इनकी हम बात कर चुके हैं. यूरिथ्रा एंड विजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग इनटू एक्सटीरियर अनलाइक मेल्स. मेल्स के हमने अंदर पढ़ा था कि एक ही ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल में आपको याद रहे कि ये दोनों अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं यूरिन और रिप्रोडक्शन के लिए. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें एसटीडी भी कहते हैं. गुनेरिया. इट इज कॉज्ड बाय अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम Neisseria guneria, mainly affecting the mucous membrane of urinogenital tract. ये पैथोजन है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट में acquire serious eye infections if they pass through the infected birth canal. फीमेल के अंदर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक है इज इन्फेक्टेड बाय सच टाइप ऑफ पैथोजन, तो देन वो इन्फेक्टेड जो पाथवे है वो न्यू बॉर्न बेबी को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा. खास तौर पर पर्टिकुलरली इसकी जो आईज है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी. इट इज हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो है ये डिजीज फैलती है. आप यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमने पढ़ा के स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जब वो बर्थ कैनाल में से पास हो रहा होता है तो इन्फेक्टेड जो बर्थ कैनाल है वो क्या करती है, न्यू बॉर्न बेबीज की जो आईज होती हैं उनको बुरी तरह से इन्फेक्टेड कर देती है. सेफिलस. नेक्स्ट, इट इज कॉज्ड बाय स्पाइरोचिट ट्रिपोनिमा पैलिडम. ये इसका पैथोजन है. इट डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन. ये इससे क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं ये वाले ऑर्गन्स. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिसेमिनेशन. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है इसकी स्प्रेडिंग का. इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये बड़ी बुरी तरह से जो है ये स्किन जो है वो इन्फेक्टेड हुई है. जेनिटल हर्पिस. It is caused by herpes simplex type 2 virus, mostly frequently transmitted by sexual contact, causing the infection of genitalia. ये वाली डिजीज जो है ये herpes simplex type 2 की वजह से होती है और ये frequently transmit होती है by sexual contact के थ्रू. और इससे जो पार्ट बॉडी के इन्फेक्टेड होते हैं वो जेनिटेलिया है. इट प्रोड्यूसेस जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन द इन्फेक्टेड एरियाज. इससे बहुत बुरी तरह से जो है जख्म हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, अल्सर हो जाता है. इट इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन. वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट ड्यूरिंग बर्थ, कॉजिंग डैमेज टू आईज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इन्फेंट. ये क्या करता है, ये प्रेग्नेंट वुमन को इन्फेक्ट करता है ये वायरस और उसके बाद
ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है दैट इज आल्सो इन्फेक्टेड, और इसके जो आईज है और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है न्यूबॉर्न बेबी का, वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है इस वायरस से। एड्स, आप इसके बारे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस डेंजरस डिजीज। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इट्स स्प्रेड। ये डायग्राम आप देख चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया होगा। अब इसका कंट्रोल हम डिस्कस करते हैं। द अबव ड्रेडफुल सेक्सुअल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसका एक ही तरीका है इससे बचने का कि फ्रीली सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट है उसे अवॉइड किया जाए विद कैरियर और डिजीज्ड पर्सन एंड अडॉप्टिंग द हाइजीनिक कंडीशंस, और सफाई का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखा जाए। द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द मेडिकेशन फॉर लॉन्ग पीरियड एक्सेप्ट एड्स एट अ प्रेजेंट। एड्स के अलावा बाकी जितनी डिजीजेज हैं उनका एक लॉन्ग टर्म जो है वो मेडिकेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर जो इन्फेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। एड्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं, इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं, उनके ऊपर जाके ये वायरस अटैक कर देता है, और बुरी तरह से जो इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज होता है, अफेक्टेड होता है बाय एड्स वायरस, HIV। इससे बचने का एक ही तरीका है कि फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड किया जाए। इसके अलावा भी कंटेमिनेटेड जो सिरिंजेस होती हैं उससे जो है वो अवॉइड किया जाए, और इसके अलावा ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन है उसकी पहले स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, देन जो है वो ब्लड को जो है वो एक्सचेंज किया जाए। लास्ट पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ सर्टोलाई सेल्स। नंबर 2, डिफरेंशिएट इन बिटवीन ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। नंबर 3 पे है व्हाट इज सिफिलिस डिजीज। नंबर 4, राइट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। नंबर 5, राइट द फंक्शंस ऑफ एपिडाइडिमिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।